बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर असद सुल्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन है और हम देखेंगे कि बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है। चैप्टर नंबर 2 का जो नेम है वो है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करना। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है, उसको हल कैसे किया जाता है, ठीक है, उसको हम देखेंगे। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है, कोई भी ऐसा सवाल होता है जो किसी भी जानदार से रिलेटेड हो, ठीक है, वो चाहे साइंसदान के जहन में खुद आए, चाहे कोई दूसरा इंसान उस साइंसदान से पूछता है, उस सवाल को हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। अब उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को जिस स्टेप के जरिए, जिस मेथड के जरिए हल किया जाता है, उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड वो मेथड है, वो साइंसी तरीकाकार है जिसमें हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करते हैं। ठीक है, तो अब उसके डिफरेंट स्टेप्स आते हैं जिनको यूज करते हुए हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करते हैं। ठीक है, जिसमें उसकी रिकॉग्निशन है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को पहचाना जाता है, फिर ऑब्जर्वेशन किए जाते हैं, फिर हाइपोथेसिस बनाया जाता है, डिडक्शन बनाई जाती है, एक्सपेरिमेंटेशन, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट और रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट। ठीक है, तो अब हम इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं कि ये होते क्या है असल में। तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास है बायोलॉजिकल मेथड। द साइंटिफिक मेथड वो साइंसी तरीकाकार इन विच, जिसके अंदर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल किया जाता है, उस साइंसी तरीकाकार को बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। इज टर्म्ड एज बायोलॉजिकल मेथड। इट comprises the steps a biologist adopt in order to solve a biological problem। ये उन इक़दामात पर मुश्तमिल होता है जो एक बायोलॉजिस्ट जो है वो अडॉप्ट करता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? Biological method has played an important part in scientific research for almost 500 years। ठीक है, तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है, बायोलॉजिकल मेथड, उसने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में साइंस के अंदर 500 सालों से अपना किरदार अदा किया है। फ्रॉम गलीलियोज एक्सपेरिमेंट, गलीलियो के एक्सपेरिमेंट जो उसने 1590s के अंदर किए थे, टू करंट रिसर्च, आज की जो मौजूदा रिसर्च है वहाँ तक, बायोलॉजिकल मेथड हैज़ कंट्रीब्यूटेड द एडवांसमेंट इन मेडिसिन, इकोलॉजी, टेक्नोलॉजी। मेडिसिन का शोबा हो, इकोलॉजी का हो, एनवायरनमेंट का हो, टेक्नोलॉजी का हो, बायोलॉजिकल मेथड ने अपना किरदार अदा किया है। ठीक है, बायोलॉजिकल मेथड ऑल्सो इंश्योर द क्वालिटी ऑफ डाटा फॉर पब्लिक। डाटा से मुराद में हमने लास्ट लेक्चर्स में भी देखा था चैप्टर 1 में, डाटा से मुराद कोई भी इंफॉर्मेशन होती है। इस चैप्टर में भी हम लास्ट टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को। जो डाटा की जो क्वालिटी है, उसका मायार है, वो भी इसको इंश्योर बनाता है। एक बायोलॉजिकल मेथड के जो पब्लिक तक, जो आवाम तक डाटा पहुंच रहा है, वो एक मायारी डाटा हो, एक अच्छा डाटा हो। ठीक है, तो ये उसकी कुछ इम्पोर्टेंस थी। अब डिफरेंट स्टेप्स ऑफ आ सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिस्ट कौन कौन से इकदामात लेता है, कौन कौन से स्टेप्स लेता है, उसको हम देखते हैं। रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करना, ठीक है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान करना। ठीक है, दूसरा ऑब्जर्वेशंस, मशाहदात, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस। उसके बाद हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, हाइपोथेसिस बनाना, मफरूज़ा बनाना, डिडक्शंस आते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन आते हैं। तो मेन स्टेप जो हैं वो असल में यहाँ तक होते हैं, यानी जिसमें परफॉर्मेंस तक आती है। एक्सपेरिमेंटेशन से जो है वो हमें पता चल जाता है कि हमारे जो हाइपोथेसिस है, जो हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, वो ठीक है या नहीं। उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो डाटा इकट्ठा करते हैं, उसके बाद हम उसको समराइज कर देते हैं, उनको डिफरेंट टेबल्स की शक्ल में, ग्राफ्स की शक्ल में, फ्लो चार्ट की शक्ल में उस डाटा को समराइज करते हैं, तरतीब देते हैं, और उसके बाद रिपोर्टिंग द रिजल्ट, फिर हम उस रिजल्ट को रिपोर्ट कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं पूरी दुनिया के लिए। अब इन सारे स्टेप्स को जो है वो हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ। अब इनको डिटेल में जाने से पहले, बुक वर्डिंग में जाने से पहले, आपको एक जनरल एग्जांपल से मैं समझाता हूँ कि स्टेप्स एक्चुअली है क्या, इसमें करना क्या होता है। ठीक है, बुक वर्डिंग से अगर हम डायरेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है, तो हो सकता है मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझना आए। तो हम एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं,
उसके बाद हम बुक वर्डिंग पे आएंगे, फिर आपको एक इनका जो मेन कंसेप्ट है वो इजीली क्लियर हो जाएगा। अब लेट्स सपोज के एक इंसान है, उसने एक तरबूज जो है वो लेने जाना है, तरबूज वाटरमेलन जो होता है। अब वो तरबूज लेने जाएगा, ठीक। अब वो तरबूज या तो उसके खुद जहन में आएगा कि तरबूज, या उसका खुद दिल करेगा कि तरबूज खाने का, तो वो तरबूज लेके आएगा, या घर में से ही उसको कोई कह देगा, कोई कह सकता है कि आते हुए आप तरबूज ले आना। अब फर्स्ट जो स्टेप है वो रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी काम जो करना है, असल में मसला क्या है उसको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। तो पहले उसकी पहचान होनी चाहिए कि करना क्या है असल में, कि जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअली है क्या। तो यहाँ पर यानी उस इंसान के लिए प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम से हमारा जो टास्क है वो ये है कि एक तरबूज लेकर आना है। अब उस तरबूज के लिए वो क्या करेगा, मार्केट जाएगा, और मार्केट में जाके वो अपना सेकंड स्टेप करेगा, ऑब्जर्वेशन, मुशाहदात। ऑब्जर्वेशन कहते हैं आप सिंपली किसी चीज़ को देख परख रहे हैं अपनी 5 सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए। किसी भी इंसान के पास 5 सेंस मौजूद होती हैं, हिस्से मौजूद होती हैं, तो उसको इस्तेमाल करते हुए वो आगे जाके मार्केट के अंदर वो वाटरमेलन को ऑब्जर्व करेगा कि किसके पास जो है वो तरबूज पड़े हैं, किसके पास नहीं है। अब जिनके पास तरबूज हैं उनमें से किसके पास अच्छे तरबूज हैं, किसके पास नहीं है, कौन सस्ता बेच रहा है, कौन महंगा बेच रहा है। तो ये सारी चीज़ें वो ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जर्वेशन करने के बाद, अब ऑब्जर्वेशन दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, माहिती जो है मुशाहदात, और एक होते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, मिकदारी मुशाहदात। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस क्या होते हैं, लेट्स सपोज वहाँ पर वो दो लोगों को सेलेक्ट करता है जिनके पास उसको अच्छे तरबूज लगे हैं। अब उसमें से एक जो कह लेंगे तरबूज बेचने वाला है, वो लेट्स सपोज कि वो 20 रुपए किलो बेच रहा है, और दूसरा वो 30 रुपए किलो बेच रहा है। तो अब उसको यही स्टेटमेंट दो तरह से वो बयान कर सकता है कि एक जो तरबूज वाला है वो सस्ता बेच रहा है, दूसरा तरबूज वाला महंगा बेच रहा है। अब ये कहलाते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन यानी उसमें से उसने क्वालिटी बताई है, माहियत बताई है कि एक इंसान सस्ता बेच रहा है, दूसरा इंसान महंगा बेच रहा है, कितना सस्ता बेच रहा है, कितना महंगा, कितनी वैल्यू का डिफरेंस है, एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है। अगर सस्ता बेच रहा है तो बेच कितने का रहा है, अगर एक महंगा बेच रहा है तो बेच कितने का रहा है, तो कोई एग्जैक्ट वैल्यू हमें मालूम नहीं है। इसे कहते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, मायादी मुशाहदात, ठीक है। दूसरे थे क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, मिकदारी मुशाहदात। अगर वो एग्जैक्ट वैल्यू बताए कि एक इंसान जो है वो 20 रुपए किलो बेच रहा है, दूसरा इंसान 30 रुपए किलो, तो अब उसने एग्जैक्ट वैल्यू भी बताई, दोनों में 10 रुपए पर केजी का डिफरेंस भी है, ठीक है। तो अब एग्जैक्ट वैल्यू तो हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, और ये बीन वेरिएबल होते हैं। तो जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होते हैं वो बेहतर होते हैं बनिस्बत क्वालिटेटिव के, क्योंकि हम उसको जो है वो माप सकते हैं, वो इनवेरिएबल गैर मुतगय्यर होते हैं, एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म ऑफ नंबर्स, तो उनको हम हिंसों की शक्ल में भी स्टोर कर सकते हैं। अब ऑब्जर्वेशंस के बाद, अब सारा कुछ उसने ऑब्जर्व कर लिया कि पूरी मार्केट में किसके पास तरबूज है, किसके पास नहीं, किसके पास अच्छे हैं, किसके पास बुरे हैं, कौन सस्ता बेच रहा है, कौन महंगा बेच रहा है, ये सारा कुछ ऑब्जर्व करने के बाद वो किसी एक जो है वो इंसान के पास चला जाता है, किसी एक तरबूज वाले के पास चला जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जाने के बाद वो, अब उसके पास जो है वो कह लेंगे सैकड़ों की तादाद में तरबूज पड़े होते हैं। तो यूजली अगर आप लोगों ने देखा होगा तो नॉर्मली हम जब हम भी तरबूज लेने जाते हैं, कोई भी इंसान, तो वो किसी एक खास तरबूज, अब इतने सारे तरबूजों में से किसी एक खास तरबूज के ऊपर वो पॉइंट आउट करता है, इशारा करता है कि ये वाला जो है वो दे दो। अब वो इतने सैकड़ों तरबूज जो पड़े थे उनमें से उसने वो एक सेलेक्ट क्यों किया, ठीक है। वो एक सेलेक्ट जो है तरबूज करने के पीछे जो उसका मेन मकसद था वो यही था कि उसको लगा कि ये तरबूज जो है वो ज़्यादा मीठा होगा, ठीक है। मतलब ये जो तरबूज है वो ज़्यादा मीठा होगा। उसने अब उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि वो तरबूज मीठा है या नहीं है, ठीक। उसने सिर्फ अपनी तरफ से उसको कह लेंगे एक फर्ज कर लिया, हाइपोथेसिस को कहते ही हम मफरूज़ा है उर्दू में, फर्ज की हुई बात।
अब इतने सारे तरबूज में से उसने अपनी तरफ से फर्ज कर लिया कि ये तरबूज मीठा होगा। इसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस। अब उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा इसके बारे में कि ये तरबूज मीठा है या नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कहते हैं अब हाइपोथेसिस। अब इसकी कुछ खसूसियात होती हैं जिनको हम देखते हैं आगे जाके। फिर डिडक्शन। अब जैसे कि हाइपोथेसिस में उसको बिल्कुल भी श्योर नहीं है कि वो तरबूज मीठा है या नहीं है, उसने सिर्फ अपनी तरफ से फर्ज की है बात। डिडक्शन कहते हैं हाइपोथेसिस से कोई ऐसा रिजल्ट निकालना कि कोई भी आप अपनी लॉजिक इस्तेमाल करते हुए हाइपोथेसिस से जो रिजल्ट निकालते हैं उसको डिडक्शन कहते हैं। यानी असल में डिडक्शन हाइपोथेसिस ही होते हैं, लेकिन एक कह रहे हैं ज़्यादा श्योरिटी के साथ कि उस पर जो एतमाद है वो बढ़ गया होता है। और क्यों बढ़ता है? क्योंकि उसमें वो इंसान, वो साइंटिस्ट कोई ना कोई लॉजिक इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो वो लॉजिकल जो कंसीक्वेंसेस होते हैं उसको हम हाइपो डिडक्शन कहते हैं। अब जैसे कि नॉर्मली अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ज़्यादातर लोग जो है वो तरबूज के ऊपर टैप करके यानी उसको थपथपा के जो है वो चेक करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पीपल, लोगों के मुताबिक उनकी जो साउंड प्रोड्यूस होती है थपथपाने से, उसको टैप करने से, ठीक है, उस टैप की बुनियाद पर वो उसको जो है वो कच्चा या पक्का जो है वो सेलेक्ट करते हैं। अब नॉर्मली जो तरबूज कह लें कच्चे होते हैं उनकी जो साउंड है वो बारीक आती है, हल्की आवाज़ आती है। ठीक है, लाइट जो है वो साउंड प्रोड्यूस होती है। और जो पके तरबूज होते हैं उनमें जो आवाज़ है वो भारी आती है। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं भी है तो हम फर्ज कर लेते हैं कि अगर टैप करने से हल्की या बारीक आवाज़ आएगी तो वो कह लेंगे तरबूज कच्चा होगा, और अगर जो है वो भारी आवाज़ आएगी तो तरबूज मीठा या पका होगा। अब इस ये एक लॉजिक है। ठीक है, टैप करना एक लॉजिक है। अब लॉजिक को अप्लाई करके जो कंसीक्वेंस, जो रिजल्ट निकलेगा हाइपोथेसिस से, वो डिडक्शन कहलाएगा। अब लेट्स सपोज कि वो इंसान एक तरबूज उसने सेलेक्ट किया, उसको लगा था ये मीठा है, अब वो उसको टैप करता है। तो टैप करने के बाद अगर उसको भारी आवाज़ आती है तो उसका एतमाद उस तरबूज पे बढ़ जाएगा, यानी उसका एतमाद अपने ऊपर ही बढ़ जाएगा कि ये मीठा ही है। अब उसको वो क्या करेगा, उसका जो यकीन है उसके ऊपर वो ज़्यादा हो जाएगा। यानी अगर वो पहले कोई भी पहले 50-50% चांस थे, तो अब कह लेंगे वो उसका यकीन जो है वो 70% जो है उसके ऊपर, 80% जो है वो बढ़ जाएगा कि ये तरबूज ठीक है। उसके बाद मेन जो आता है वो एक्सपेरिमेंटेशन आता है। मेन जो स्टेप है, मोस्ट बेसिक स्टेप एक्सपेरिमेंटेशन, तजर्बात। अब उसके बाद नॉर्मली क्या करते हैं कि तरबूज को कट करते हैं। कट करने के बाद उसका एक पीस चेक करते हैं, अगर वो मीठा है तो फिर हम बाकी के काम कर लेते हैं, यानी कि हम उसको पैक करवाते हैं, फिर घर लाते हैं, फिर जैसे भी उसको खा लेते हैं। ठीक है, और अगर जो है एक्सपेरिमेंटेशन में वो बात गलत साबित हो जाए, यानी जो उसने ऑब्जर्वेशन के बाद हाइपोथेसिस बनाया था वो हाइपोथेसिस अगर एक्सपेरिमेंट में गलत साबित हो जाए तो क्या वो वैसे ही वापस आ जाएगा? नहीं। ठीक है, तो वो क्या करेगा, यही सारे एक्सपेरिमेंटेशन से वो वापस हाइपोथेसिस के ऊपर चला जाएगा, यानी वो दोबारा नया तरबूज सेलेक्ट करेगा, उसके ऊपर दोबारा वो एक्सपेरिमेंट शुरू से डिज़ाइन करेगा। ठीक है, तो साइंस में भी जब तक कोई बात सही साबित नहीं होती तजर्बात से, तब तक वो बार बार उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स चलते रहते हैं, बार बार उन तमाम एक्सपेरिमेंट्स को रीडिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद समराइजेशन आ जाती है, यानी जब बातें एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो सही साबित हो जाएंगे तो उन डाटा को समराइज किया जाएगा, यानी उनको एक ख़ास टेबल्स की शक्ल में जो है ग्राफ्स की शक्ल में समराइज तरतीब दिया जाएगा, और फिर जो है उसको रिपोर्ट किया जाएगा। तो ये एक जनरल एग्जांपल थी ये समझाने के लिए कि ये असल में बेसिकली इन स्टेप्स के अंदर होता क्या है, क्योंकि इन्हीं स्टेप्स को इस्तेमाल करते हुए हमने आगे जो मलेरिया है उनकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है, तो उनका कंसेप्ट जो है वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो अब हम आते हैं बुक वर्डिंग की तरफ कि असल में स्टेप्स होते क्या हैं। ठीक है, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिस्ट गो फॉर एडॉप्टिंग बायोलॉजिकल मेथड व्हेन दे इनकाउंटर सम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, बायोलॉजिस्ट जो हैं वो बायोलॉजिकल मेथड को सेलेक्ट करते हैं जब उनका सामना एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से होता है।
यानी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कोई भी सवाल है, अब सवाल कह लें वो चीज़ होती है जिसके बारे में हमें आइडिया नहीं होता, इसलिए हम किसी से क्वेश्चन करते हैं। अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज अ क्वेश्चन, एक सवाल है, रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदारों से मुतल्लिक, दैट इज आइदर आस्क्ड बाय समवन, जो या तो कोई पूछेगा, और कम्स इन बायोलॉजिस्ट माइंड बाय हिमसेल्फ, या तो बायोलॉजिस्ट के जहन में खुद आएगा। यानी जानदारों से मुतल्लिक कोई भी ऐसा सवाल जो या तो कोई दूसरा इंसान बायोलॉजिस्ट से पूछेगा या बायोलॉजिस्ट के जहन में खुद आएगा, उस सवाल को हम कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सेकंड जो हमारा स्टेप है वो है ऑब्जर्वेशंस, मुशाहदात। ठीक है, मुशाहद नॉर्मली भी हम एक वर्ड यूज करते हैं कि तुम क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, तुमने क्या ऑब्जर्व किया। ठीक है, नहीं आपने किसी भी चीज़ के बारे में, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है, क्या मुशाहदा है आपका उस चीज़ के बारे में, यानी आपने उसको कैसे देखा, कैसे समझा, कैसे परखा। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशंस आर मेड विद 5 सेंसेस। ऑब्जर्वेशन 5 हिस्सों से बनाए जाते हैं, जिनको हिस्से हमसा कहते हैं। ह्यूमंस जो हैं उनके पास जो है वो ये 5 सेंसेस होती हैं। विजन, देखने की हिस्स, हेयरिंग, सुनने की हिस्स, स्मेल, सूंघने की हिस्स, टेस्ट, चखने की हिस्स, एंड टच, और महसूस करने की हिस्स। ठीक है, तो ये 5 सेंसेस होती हैं जिनके लिए इनके पास 5 जो है वो सेंस ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। Observation also include reading and studying what others have done in past, because scientific knowledge is ever growing। अब observation से मुराद ये नहीं है कि आप कोई ऐसी चीज़ को स्टडी करें जो पहले नहीं हुई, या आप सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन बना सकते हैं। ऑब्जर्वेशन में किसी दूसरे के किए हुए काम को पढ़ना और उसका मुताला करना भी शामिल है। यानी किसी दूसरे साइंसदान ने अगर जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक पे अगर किसी और साइंसदान ने काम किया हुआ है, तो उसके काम को भी अगर आप पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो वो भी ऑब्जर्वेशन का ही पार्ट है। अब आते हैं ऑब्जर्वेशन की इकसाम कितनी है। ऑब्जर्वेशंस में भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ऑब्जर्वेशन माहिती भी होता है और मिकदारी भी। कंपैरिजन, अब इनका अगर हम देखें तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर कंसीडर्ड मोर एक्यूरेट देन द क्वालिटेटिव वंस। कि जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस हैं, मिकदारी मुशाहदात, वो क्वालिटेटिव वंस यानी माहिती मुशाहदात से बेहतर होते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है दो तरह से आता है। ठीक है, यूजुअली अब पहली तरह से वो पूछते हैं कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर बेटर देन क्वालिटेटिव वन, व्हाई। ये वो आपसे सिंपल यही पूछ सकते हैं कि विच टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर बेटर एंड व्हाई, कि किस तरह के ऑब्जर्वेशंस मुशाहदात बेहतर होते हैं और क्यों। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो ज़्यादा बेहतर माने जाते हैं, और उसकी वजह क्या है। ठीक है, बिकॉज द फॉर्मर, फॉर्मर से मुराद है पहले वाले, यानी जिनका जिक्र पहले हुआ है। तो पहले हुआ है हमारे पास जिक्र क्वांटिटेटिव का। ठीक है, तो यानी ये बात आगे जो चल रही है वो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की चल रही है। तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर इनवेरिएबल, गैर मुतगैर होते हैं। जैसे मैथ में आप यूज़ करते हैं ए बी सी या एक्स वाई जी, आप उनको वेरिएबल्स कहते हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू चेंज होती रहती है हर दफ़ा। कभी एक्स की वैल्यू 10 आ रही है, कभी 9 आ रही है, कभी पॉइंट्स में आ रही है, कभी जो है वो बटे के अंदर आती है। तो मतलब उनकी वैल्यूज चेंज होती रहती हैं। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कोई परमानेंट नहीं होती, वाई की, जी की, तो इसलिए उनको वेरिएबल्स कहते हैं, मुतगैर। ठीक है, तो ये जो फॉर्मर है ये इन वेरिएबल्स होते हैं, गैर मुतगैर, यानी एक फिक्स वैल्यू होती है। एंड मेजरेबल, और मापे जा सकते हैं, इनको हम माप सकते हैं। एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म ऑफ नंबर, और इनका अंदराज हिंदसों की शक्ल में, यानी नंबर्स की शक्ल में, डिजिट्स की शक्ल में हम कर सकते हैं। इसलिए जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस हैं उनको ज़्यादा दुरुस्त माना जाता है। अब दूसरे लिहाज से जो क्वेश्चन आ सकता है वो इनके दरमियान डिफरेंस है कि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस में क्या डिफरेंस है। तो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर लेस एक्यूरेट, ये जो है इनको कम दुरुस्त माना जाता है। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर मोर एक्यूरेट, इनको ज़्यादा दुरुस्त माना जाता है। दीज ऑब्जर्वेशंस कांट बी मेजर्ड, इनको हम माप नहीं सकते। जैसे हमने तरबूज वाली एग्जांपल में किया था कि एक इंसान
जो है वो सस्ता बेच रहा है, दूसरा महंगा बेच रहा है। कितना सस्ता कितना महंगा हमें कोई वैल्यू मालूम नहीं है, तो हम इनको माप नहीं सकते। ठीक है। और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, दीज ऑब्जर्वेशंस कैन बी मेजर्ड, इनको मापा जा सकता है। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, दीज ऑब्जर्वेशंस कांट बी रिकॉर्डेड इन टर्म ऑफ नंबर, इनका अंदराज हिंदसों की शक्ल में नहीं किया जा सकता। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, दिस कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ नंबर, इनका अंदराज हिंदसों की शक्ल में किया जा सकता है। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, दीज ऑब्जर्वेशंस आर वेरिएबल, ये मुतगय्यर होते हैं, चेंज होते रहते हैं। दीज ऑब्जर्वेशंस आर इनवेरिएबल, ये गैर मुतगय्यर होते हैं। ठीक है। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, दिस रिप्रेजेंट क्वालिटी ऑफ अ सब्सटेंस, ये किसी भी शय की माहियत क्वालिटी को बताता है। दिस रिप्रेजेंट क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस, ये मिकदार को बताता है। एग्जाम्पल अगर आप देखें जैसे ब्यूटी या इंटेलिजेंस, ये भी असल में क्वालिटीज़ के अंदर आते हैं। तो अगर मेरे पास जो है वो पानी हो, तो पानी का हमें मालूम है जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी पानी 0 डिग्री पे फ्रीज होता है। एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक। और तो जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है यानी पानी जो उबलता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। अब ये हमारे पास क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, यानी हमें मालूम है वैल्यू कि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री है पानी का और बॉइलिंग पॉइंट 100 है। अगर इसी को मैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस की टर्म में एक्सप्लेन करना चाहूँ तो क्या होगा, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर देन द बॉइलिंग पॉइंट, कि पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम होता है या ठंडा होता है उसके बॉइलिंग पॉइंट से। अब इसमें हमें यहाँ पर कुछ भी मालूम नहीं हो रहा कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट एक्चुअली है कितना, बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली है कितना, और कितना जो है वो ठंडा होता है, कुछ भी मालूम नहीं हो रहा। तो ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। इसी तरह अ लीटर ऑफ वाटर वेज 1000 ग्राम, 1 लीटर पानी का जो वजन है वो 1000 ग्राम होता है। एंड लीटर ऑफ एथेनॉल वेज 789 ग्राम, ये एमसीक्यूज भी याद रखिएगा। और 1 लीटर एथेनॉल का जो वजन है वो 789 ग्राम होता है। अब ये क्वालिटेटिव आ गई। क्वालिटेटिव अगर हम बात करें, अ लीटर ऑफ वाटर इज हैवियर देन अ लीटर ऑफ एथेनॉल, 1 लीटर पानी जो है वो भारी होता है 1 लीटर एथेनॉल से। अब वजन कितना है पानी का, एथेनॉल का कितना भारी है, कितना डिफरेंस है दोनों में, कुछ भी आइडिया नहीं हो रहा। ठीक है। तो इसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। नेक्स्ट और जो थर्ड स्टेप है, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, मफरूजा फर्ज की हुई बात। बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनाइज हिज और हर एंड अदर्स ऑब्जर्वेशन इनटू डाटा फॉर्म, बायोलॉजिस्ट जो ऑब्जर्वेशन होते हैं, जो भी मुशाहदात होते हैं, उनको डाटा की शक्ल में ऑर्गेनाइज करता है, तरतीब देता है। कंस्ट्रक्ट अ स्टेटमेंट, और एक बयान देता है, दैट मे प्रूव टू बी द आंसर ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अंडर स्टडी, जो उसका जवाब हो सकता है किसका, जो हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जिसको हम मुताला कर रहे हैं। डेफिनेशन क्या है हाइपोथेसिस की, एनी सूटेबल प्रोपोजिशन दैट माइट बी ट्रू, कोई भी ऐसा प्रपोजल, ये कोई भी ऐसा बयान जो सही हो सकता है। ठीक है। उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं, हो सकता है, माइट बी ट्रू। ठीक है। जरूरी नहीं है, चांसेस है सही हो सके। ठीक है। पॉसिबिलिटी है। द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। ठीक है। तो मुशाहदात की जो तहकीक तलब, टेंटेटिव का मतलब तहकीक तलब, आप ऐसे ही फर्ज नहीं कर सकते, मतलब आप कहीं गए ही नहीं, कोई काम आपने किसी चीज़ को ऑब्जर्व ही नहीं किया। ठीक है। या लेट्स सपोज कि आपका कोई एक ऐसा दोस्त है जिसके साथ आप टाइम स्पेंड ही नहीं करते, या आपके दोस्त का एक दोस्त है। ठीक है। तो आपके दोस्त का तो आपको मालूम है क्योंकि आपने उसके साथ टाइम स्पेंड किया, उसका जो आगे दोस्त है आप उससे मिले ही नहीं कभी, तो आप वहीं पर बैठ के उसके बारे में कोई भी बात फर्ज कर ले तो वो बात बिल्कुल ही गलत होगी। या आप मार्केट गए ही नहीं, ठीक है, और आप मार्केट गए ही नहीं, और आपने मार्केट अगर गए हैं तो आप डायरेक्ट किसी एक शॉप के पास चले गए, एक शॉपकीपर के पास, दुकानदार के पास चले गए, और डायरेक्ट वहीं से आप फर्ज कर लेंगे इसके पास मार्केट में सबसे अच्छे तरबूज है, तो ये बात गलत होगी, क्योंकि आपने पूरी मार्केट को रिसर्च ही नहीं किया, आपने पूरी मार्केट की तहकीक ही नहीं की। हो सकता है बाकी लोगों के पास उससे कई गुना अच्छा फ्रूट
या जो भी आप चीज़ लेने गए हैं वो मौजूद हो। ठीक है, तो आप जब भी हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट कहेंगे तो आप पूरे ऑब्जर्व करने के बाद, ऑब्जर्वेशंस करने के बाद, तहकीक करने के बाद वो स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है, द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन इज कॉल्ड ए हाइपोथेसिस। तो जो तहकीक तलब वजाहत होती है उसको हम हाइपोथेसिस मफरूज़ा कहते हैं। अब आते हैं कि एक अच्छे जो हाइपोथेसिस होता है उसके अंदर क्या क्या खसूसियात होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट, ये आम बयान होना चाहिए, मतलब कोई कम्प्लेक्स स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, कुछ मुश्किल अल्फाज में इसको बयान नहीं करना। आपने सीधी सी जो स्टेटमेंट है सीधा सा बयान देना है जो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया, ये तहकीक तलब ख्याल होना चाहिए, यानी ऐसा ख्याल हो जिसके ऊपर रिसर्च पॉसिबल हो। कोई ऐसा ख्याल, ऐसा आइडिया ना हो जिसके ऊपर रिसर्च ना की जा सके। इट शुड एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, इसे दस्तयाब मुशाहदात से मुत्तफिक होना चाहिए। यानी आपने जो ऑब्जर्वेशन किए हैं तो हाइपोथेसिस भी आपका उसके मुताबिक हो। यानी अगर फॉर एग्जांपल आप फ्रूट लेने गए हैं तो आपको नज़र आ रहा है कि एक इंसान के पास जो फ्रूट है वो गला सड़ा पड़ा है, यानी उसके पास अच्छा फ्रूट नहीं पड़ा, आप उसको डायरेक्टली ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर भी आप ये मफरूज़ा दें, ये बात फ़र्ज़ कर लें कि इसका फ्रूट अच्छा हो सकता है, तो ये बात बिल्कुल गलत बेबुनियाद होगी। क्योंकि आप जिस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसके पास फ्रूट सही नहीं है, ठीक है, गला सड़ा फ्रूट पड़ा है, तो फिर आप क्यों फ़र्ज़ करेंगे उसको कि ये फ्रूट अच्छा हो सकता है। तो आपके जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो आपने सारा ऑब्जर्व किया है, आपका हाइपोथेसिस भी उसके जो है वो मुताबिक होना चाहिए, उसके बरअक्स नहीं होना चाहिए। इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल, इसे मुमकिन हद तक सादा रखना चाहिए, यानी वही कि इसको ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं करना। इट शुड बी टेस्टेबल, ये जांचे जाने के काबिल हो। एंड पोटेंशियली फाल्सीफाएबल, और इसको झुटलाए जाने का अमकान भी होना चाहिए। यानी आप हाइपोथेसिस कहते हैं फर्ज की बात, हाइपोथेसिस का मतलब यही है कि आप उस चीज़ के बारे में श्योर नहीं हैं। अगर आप किसी भी एक बात के बारे में श्योर हैं तो सिंपल है कि आप उस चीज़ को पहले से जानते हैं, ठीक है, तो वो आपका हाइपोथेसिस नहीं कहलाएगा। अगर आप एक चीज़ के बारे में श्योर हैं तो वो हाइपोथेसिस नहीं बनेगा, क्योंकि आप उसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं। तो हाइपोथेसिस जो है वो पोटेंशियली फाल्सीफाइबल, यानी उसको गलत होने के चांस भी होंगे, ज़रूरी नहीं है आपने जो बात कही है वो बिल्कुल सच हो या वैसे ही निकले। A great deal of careful and creative thinking is necessary for the formulation of hypothesis। तो हाइपोथेसिस बनाने के लिए एक बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ के साथ और क्रिएटिव जो है वो सोच की ज़रूरत होती है। बायोलॉजिस्ट यूज रीजनिंग टू फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस, MCQs के लिए याद रखिएगा। बायोलॉजिस्ट जो हैं वो हाइपोथेसिस बनाने के लिए बहस और इस्तदलाल का तरीका इस्तेमाल करते हैं। रीजनिंग से मुराद सोच विचार भी होता है, ठीक है, रीजनिंग से मुराद बहस और इस्तदलाल, यानी आपस में जो है वो आप मशवरा करके बहस कर कर जो है वो हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं। नेक्स्ट और जो फोर्थ स्टेप है दैट इज द डिडक्शन। इन द नेक्स्ट स्टेप बायोलॉजिस्ट ड्रा डिडक्शन फ्रॉम हाइपोथेसिस। अगले मरहले में बायोलॉजिस्ट जो है वो हाइपोथेसिस से डिडक्शन जो है वो तलब करता है। डिडक्शंस आर द लॉजिकल कंसीक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस। डिडक्शन जो है असल में डिडक्शंस को हाइपोथेसिस के मंतकी नताइज, लॉजिकल मंतक, ठीक है, लॉजिक जो होती है मंतक, जैसे तरबूज वाली एग्जांपल में हमने देखा था कि जो टैप करना है तरबूज को एक लॉजिक है लोगों की, ठीक है, तो वो एक लॉजिक इस्तेमाल की है। तो लॉजिकल कंसीक्वेंस यानी उस मंतक के नतीजे में जो हाइपोथेसिस से नताइज निकलेंगे उसको हम डिडक्शन कहते हैं। फॉर दिस पर्पस, इस मकसद के लिए हाइपोथेसिस इज टेकन एज ट्रू, हाइपोथेसिस को दुरुस्त माना जाता है। यानी आप जाहिर है अगर आप एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा रहे हैं तो आपको पिछले स्टेप को दुरुस्त मानना पड़ेगा। अगर आप श्योर ही नहीं है, लाइक लेट्स सपोज तरबूज वाली एग्जांपल में अगर आपने तरबूज सेलेक्ट किया और अगर आप उसके बारे में श्योर ही नहीं है कि ये मीठा होगा, ठीक है, या आपको लग ही नहीं रहा कि ये मीठा है, तो आप अगले स्टेप की तरफ नहीं जाएंगे। आप तब ही नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे जब आपको लगेगा या आपको थोड़ा अपनी तरफ से ये होगा कि ये तरबूज मीठा है। तो आपको उसके लिए डिडक्शन के लिए एक हाइपोथेसिस को दुरुस्त मानना पड़ता है।
एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स यानी डिडक्शंस आर ड्रॉन फ्रॉम इट, और इससे डिडक्शंस अखज़ किए जाते हैं। जनरली इन बायोलॉजिकल मेथड, आमतौर पर बायोलॉजिकल मेथड में, इफ़ अ पार्टिकुलर हाइपोथेसिस इज ट्रू, अगर एक ख़ास हाइपोथेसिस, एक ख़ास मफरूज़ा जो है वो दुरुस्त है, देन वन शुड एक्सपेक्ट रिडक्शन आ सर्टेन रिजल्ट, तो फिर जो किसी भी इंसान को उससे एक ख़ास रिजल्ट यानी डिडक्शन जो है वो मुतवक्के करना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए। दिस इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ इफ़ देन लॉजिक। अब इसमें अगर और तब की मंतिक इस्तेमाल होती है, यानी डिडक्शन जब भी बनाते हैं तो उसमें इफ़ और देन का वर्ड लाजमी इस्तेमाल होता है। यानी जैसे अगर हम तरबूज वाली एग्जांपल में देखें तो अगर जो है वो हल्की आवाज़ आएगी तब या तो तरबूज मीठा होगा, अगर आवाज़ भारी आएगी तो या तब तरबूज जो है वो क्या होगा, मीठा होगा। ठीक है, तो अगर और तब का जो वर्ड है यानी दो पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होती है डिडक्शन की स्टेटमेंट। उसके बाद नेक्स्ट जो मेन स्टेप है, द मोस्ट बेसिक स्टेप, वो एक्सपेरिमेंटेशन आता है, तजर्बात आता है। द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इज एक्सपेरिमेंटेशन। एमसीक्यूज के हवाले से भी बायोलॉजिकल मेथड का सबसे बुनियादी जो कदम है वो एक्सपेरिमेंटेशन, तजर्बात होता है। बायोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स, बायोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंट्स तजर्बात करते हैं टू सी, ये देखने के लिए, इफ हाइपोथेसिस आर ट्रू और नॉट, कि जो हाइपोथेसिस है वो सही है या नहीं है। डिडक्शंस विच आर ड्रॉन फ्रॉम हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस से अखज़ किए गए जो डिडक्शंस होते हैं, आर सब्जेक्टेड टू रिगोरस टेस्टिंग, उन पे बार बार तजर्बात किए जाते हैं। थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में बायोलॉजिस्ट लर्न विच हाइपोथेसिस इज करेक्ट, बायोलॉजिस्ट सीखते हैं कौन से हाइपोथेसिस दुरुस्त होते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी आते हैं पॉइंट्स। व्हाई एक्सपेरिमेंट्स आर डन, तजर्बात क्यों किए जाते हैं। ठीक है, तो तजर्बात इसलिए किए जाते हैं ताकि मालूम हो सके कि कौन सा हाइपोथेसिस दुरुस्त है और कौन सा हाइपोथेसिस गलत है। द इनकरेक्ट हाइपोथेसिस आर रिजेक्टेड, गलत हाइपोथेसिस को मिस्तरद कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। एंड द वन विच प्रूव्स करेक्ट, और वो जो सही साबित होते हैं, इज एक्सेप्टेड, उनको कबूल कर लिया जाता है। द एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस मेक्स फर्दर प्रिडिक्शन, अब जो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाते हैं, जिनको कबूल कर लिया जाता है, जो सही साबित होते हैं, ठीक है, मेक्स फर्दर प्रिडिक्शन, मजीद पेशन गोइयां यानी मजीद सवाल पेश करते हैं। दैट प्रोवाइड एन इम्पॉर्टेंट वे टू फर्दर टेस्ट इट्स वैलिडिटी, जो मजीद जो है वो अपनी टेस्ट की जो वैलिडिटी है उसको उसकी तरफ जो है ले जाने में एक अहम सोर्स होता है। तो नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा वो समराइजेशन ऑफ रिजल्ट है। रिजल्ट जो है जब भी हम कह लें कि जब भी जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होने के बाद जितना भी डाटा होता है, बायोलॉजिस्ट गैदर एक्चुअल क्वांटिटेटिव डाटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स, तो तजर्बा से वो जो एक्चुअल हकीकी और क्वांटिटेटिव मिकदारी जो डाटा होता है, डाटा से मुराद कोई भी इंफॉर्मेशन जो क्वांटिटेटिव हो, ठीक है, तो उसे हम डाटा कहते हैं। तो उसको इकट्ठा करते हैं। डाटा फॉर ईच ऑफ द ग्रुप आर देन एवरेज एंड कंपेयर्ड स्टैटिस्टिकली, तो हर ग्रुप से जो डाटा है वो इकट्ठा किया जाता है और उसको एवरेज निकाला जाता है, यानी सबकी बातों को मिला के एक फाइनल रिजल्ट निकाला जाता है स्टैटिस्टिकली। स्टैटिस्टिकली ये में स्टैट से निकला है, शुमारियाती तरीके से, यानी असल में जो हमारे पास मैथ है उसकी एक कह लें कि ब्रांच है स्टैट, तो मैथ के जो रूल्स हैं, स्टैट के रूल, उनको अप्लाई करते हुए रेशो प्रोपोर्शन वगैरह टू ड्रा कंक्लूजन्स, नताइज अखज़ करने के लिए बायोलॉजिस्ट ऑल्सो यूजेस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, बायोलॉजिस्ट जो हैं वो यूज़ करते हैं स्टैट्स की जो शुमारियाती एनालिसिस तज्जिया है उसको, यानी स्टैट्स के जो रूल्स हैं वो अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रिजल्ट है, जो स्टेप है वो है रिपोर्टिंग द रिजल्ट, रिजल्ट को शाया करना। अब जब हमारे पास डाटा भी इकट्ठा हो जाता है, उन डाटा को हम तरतीब भी देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट होता है कि हम उस रिजल्ट को पूरी दुनिया के लिए, तमाम लोगों के लिए पब्लिश करते हैं, यानी वो सब के लिए आम कर दिया जाए, सबको उनको बारे सबको बता दिया जाए इसके बारे में। बायोलॉजिस्ट पब्लिश देयर फाइंडिंग्स
इन साइंटिफिक जर्नल्स एंड बुक्स, किताबों की शक्ल में, साइंसी जर्नल्स की शक्ल में, कॉलम्स की शक्ल में जो है अब इसको पब्लिश करते हैं, शाया करते हैं। इन टॉक्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल मीटिंग्स, तो बैन अवी और आलमी सतह पर जो मीटिंग्स हैं उनके अंदर जो है वो इसके बारे में कह लें कि सेमिनार्स करवाए जाते हैं, ठीक है, और उनके बारे में मीटिंग्स होती हैं। इन सेमिनार्स एट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़, पब्लिशिंग ऑफ रिजल्ट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड। रिजल्ट को पब्लिश करना भी एक अहम हिस्सा है साइंटिफिक मेथड का। इट अलाउज अदर पीपल टू वेरीफाई द रिजल्ट, ये दूसरे लोगों को मौका देता है कि वो चेक करें रिजल्ट्स को, वेरीफाई प्रूफ रीड करें कि जो साइंस ने डाटा पेश किया है वो सही इम्प्लीमेंट हो रहा है या उसमें कोई खामियां हैं। एंड और अप्लाई द नॉलेज टू सॉल्व अदर प्रॉब्लम, और दूसरे जो लोग हैं वो इसको इस्तेमाल भी करते हैं अपने मसाइल हल करने के लिए, ठीक है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हम अंडर ऑब्जर्वेशन के बाद हाइपोथेसिस बनाते हैं, हाइपोथेसिस से फिर हम डिडक्शन अखज़ करते हैं, डिडक्शन में फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब एक्सपेरिमेंट्स के अंदर दो ग्रुप होते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। ये क्या होते हैं इसको भी हम देखते हैं। एक्सपेरिमेंट्स के बाद रिजल्ट्स को समराइज करते हैं। अगर दो समराइज रिजल्ट पास ना हो, इफ़ नॉट प्रूव, तो दोबारा से हम ऑब्जर्वेशंस पर आते हैं, ठीक है, फिर हम वही सारा प्रोसेस रिपीट करते हैं। और अगर वो समराइज रिजल्ट प्रूफ हो जाए तो फिर उसमें हम उसको थ्योरी और लॉ की तरफ ले जाते हैं, जिसको हम नेक्स्ट जो है वो देखेंगे कि थ्योरी, लॉ और प्रिंसिपल क्या होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है कि एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो एक्सपेरिमेंट कंट्रोल होना चाहिए। नाउ व्हाट इज कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट्स? तजर्बात में कंट्रोल से क्या मुराद है? तजर्बात में कंट्रोल से मुराद ये है कि जब भी कोई तजर्बा करते हैं तो उसमें दो ऑपोजिट बयान होने चाहिए। यानी अगर जब लेट्स सपोज ये तरबूज वाली एग्जांपल के अंदर अगर एक इंसान कह रहा है कि ये तरबूज मीठा है तो दूसरे को ये कहना चाहिए कि ये तरबूज कच्चा है, ताकि अगर एक इंसान की बात सही साबित नहीं होगी तो दूसरी की सही साबित हो जाएगी। इसको हम कहते हैं कंट्रोल ग्रुप, यानी उसके जो ऑपोजिट स्टेटमेंट है उसको भी चेक करना ज़रूरी है। इन साइंस व्हेन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, साइंस में जब तजर्बात किए जाते हैं, इट मस्ट बी अ कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, तो ये कंट्रोल तजर्बा होता है। द साइंटिस्ट मस्ट कंट्रास्ट एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप विद अ कंट्रोल ग्रुप, जिसमें साइंसदान जो है वो एक तजर्बाती ग्रुप का मुवाजना एक कंट्रोल ग्रुप के साथ करवाता है। द टू ग्रुप्स आर ट्रीटेड एग्जैक्टली अलाइक, दोनों ग्रुप्स को एक जैसे हालात में रखा जाता है, एक्सेप्ट सिवाय फॉर द वन वेरिएबल, उस मुतगैर के बीइंग टेस्टेड जो जांचा जा रहा हो, यानी सिवाय जांचे जाने वाले मुतगैर के। यानी कि दो जब भी हमारे पास दो ग्रुप हैं तो उन दो ग्रुप्स में हम जिस चीज़ के ऊपर, जिस ट्रेड के ऊपर, जिस कह लें कि टारगेट के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट्स वो कर रहे हैं उसके अलावा, उस वेरिएबल के अलावा बाकी सारी कंडीशन दोनों ग्रुप्स को सेम दी जाती हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, इन एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, एक तजर्बा जिसमें ये देखना हो कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है या नहीं, वन कैन कंट्रास्ट कंट्रोल ग्रुप अ प्लांट विद फ्रीली अवेलेबल कार्बन डाइऑक्साइड विद एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप अ प्लांट विद नो कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल। यानी एक जो है वो कंट्रोल ग्रुप लेंगे जिसमें पौधा लेंगे, उसको जो है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड जो है वो की जाएगी, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप तजर्बाती ग्रुप लेंगे जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड पौधे को नहीं मुहैया की जाएगी। द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रूव, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत तब महसूस होगी, तब साबित होगी व्हेन फोटोसिंथेसिस ओकर इन द कंट्रोल ग्रुप, जब कंट्रोल ग्रुप में फोटोसिंथेसिस होगी, एंड डज नॉट ओकर इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और तजर्बाती ग्रुप में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। यानी अब इसमें क्या होगा, दोनों को एक जैसे, दोनों को सेम प्लांट दिया जाएगा, दोनों को सेम सॉइल के अंदर रखा जाएगा, दोनों को एक जैसा पानी, एक जैसे न्यूट्रिएंट्स, एक जैसी सनलाइट दी जाएगी, यानी सारा कुछ एक जैसा दिया जाएगा सिवाय कार्बन डाइऑक्साइड के, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड वो वेरिएबल है जिसको हम असल में परख रहे हैं। तो कंट्रोल ग्रुप को जो है वो नहीं कार्बन डाइऑक्साइड दी जाएगी और एक्सपेरिमेंटल को नहीं दी जाएगी। अब जब कंट्रोल ग्रुप के अंदर
फोटोसिंथेसिस होगी, एक्सपेरिमेंटल में नहीं होगी। तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर दोनों में कार्बन जो है फोटोसिंथेसिस हो जाती है तो इसका मतलब यानी अगर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में भी फोटोसिंथेसिस होती तो इसका मतलब ये होता कि जो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़रूरी नहीं है। तो इसे हम कहते हैं कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट्स। यानी तजर्बात के अंदर दोनों जो एक्सपेक्ट्स हैं, दोनों पहलू हैं, उनको देखना ज़रूरी होता है।